बैंडविड्थ ऑफ चैनल। तो अभी हमने बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल देखा था, बैंडविड्थ ऑफ चैनल देखेंगे। तो चैनल के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, जैसे टेलीफोन में कॉपर वायर यूज होता है, वायरलेस कम्युनिकेशंस में स्पेस हवा का यूज होता है, उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती है। जैसे इंटरनेट में, जो कि मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, उसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है, शायद आपको इसके बारे में पता हो, बट एनीवेज नहीं पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हम सिग्नल भेज रहे हैं, इनकी भी अपनी बैंडविड्थ होती है। क्या मतलब उसका? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि सपोज करें ये एक एंटीना लगा हुआ है और ये एक एंटीना लगा हुआ है और बीच में एयर है, बीच में एयर है, ठीक। तो इस एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हुए इस एंटीना तक पहुंच रही है। तो बीच में जो हवा या फ्री स्पेस है उसकी बैंडविड्थ होती है 0 से लेके लगभग 6 गीगाहर्ट्ज। मतलब ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, ऐसे ही मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये नंबर एग्जैक्ट नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा कम भी हो सकता है। एनीवेज, तो ये फ्री स्पेस या हवा की ये बैंडविड्थ होती है। इसका क्या मतलब है कि इन दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में, इन दो फ्रीक्वेंसी के बीच की कोई फ्रीक्वेंसी का साइन वेव अगर हम पास करेंगे तो वो पास हो जाएगा हवा से, लेकिन और कोई दूसरी साइन वेव अगर हम हवा से पास करना चाहेंगे तो वो पास नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर मैं 2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साइन वेव भेजूंगा इस एंटीना से तो वो पास होकर इस एंटीना तक पहुंचेगी, लेकिन मैं 10 गीगाहर्ट्ज की साइन वेव अगर इस हवा से भेजने की कोशिश करूंगा इस एंटीना के द्वारा तो वो नहीं जा पाएगी, इस एंटीना तक नहीं पहुंचेगी। तो हम बोलेंगे इस केस में ये जो हवा है उसकी बैंडविड्थ हो गई 0 to 6 गीगाहर्ट्ज। तो चैनल के बैंडविड्थ का मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसीज जो वो चैनल पास करेगा, बैंडविड्थ के अलावा बाकी फ्रीक्वेंसी की साइन वेव वो पास नहीं कर पाएगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि सपोज करो आपको जो मैसेज भेजना है या सिग्नल भेजना है उसमें 10 गीगाहर्ट्ज की साइन वेव है, 10 गीगाहर्ट्ज की साइन वेव है, तो आप ये वाला चैनल यूज नहीं करोगे क्योंकि वो साइन वेव तो जा ही नहीं पाएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू एंटीना। तो बेसिकली अब हम एंटीना की बात करने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे। सबसे पहला टर्म जो है दैट इज कॉल्ड एटेन्युएशन। बहुत सिंपल सा टर्म है ये। सपोज करें कोई एंटीना है, मतलब सपोज करें ये एक मोबाइल टावर है फॉर एग्जांपल, उस पर एक एंटीना लगा हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी और हर दिशा में फैलती जाएंगी, ठीक। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे जाएंगी इंटेंसिटी का क्या होगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे जाएंगी सिग्नल की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, सिग्नल वीक होता जाएगा। तो ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं एटेन्युएशन। इस एटेन्युएशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, उसमें से एक टेक्निक है रिपीटर्स। तो इस एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली और जैसे जैसे आगे जाएंगी वीक हो जाएगा। तो मतलब यहां तक सिग्नल जब तक पहुंचेगा तब तक तो वो इतना वीक हो गया होगा कि उसके पहुंचने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यही प्रॉब्लम थी। तो हम क्या करते हैं कि रास्ते में और बहुत सारे एंटीनाज लगा देते हैं इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे एंटीनाज और लगा देते हैं। अब ये क्या होता है कि इस एंटीना से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली वो इस एंटीना तक पहुंचेंगी, थोड़ी वीक हुई होंगी बट ज्यादा भी वीक नहीं हुई होगी। ये एंटीना इस सिग्नल को कैच करेगा और फिर से इसको एम्पलीफाई करके भेज देगा। फिर ये वाला जो एंटीना है ये वापस से इसको कैच करेगा और फिर इसको एम्पलीफाई करके भेज देगा, और यही सिलसिला चलता रहता है जिससे कारण सिग्नल बहुत आगे तक जा सकता है। तो बेसिकली रिपीटर्स जो है वो क्या करते हैं, वो बेसिकली सिग्नल को कैच करते हैं, फिर उसको एम्पलीफाई करते हैं और फिर फाइनली रीट्रांसमिट कर देते हैं इसको। तो देखिए सिग्नल को कैच किया फिर उसको एम्पलीफाई करके वापस से भेज दिया। कई बार सैटेलाइट्स को भी रिपीटर्स की तरह यूज करते हैं, सैटेलाइट्स एज रिपीटर्स। कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। ये दो एंटीनाज हैं अर्थ के ऊपर, बहुत दूर है, इसलिए इससे यहां तक सिग्नल नहीं पहुंच पा रहे। तो कई बार आसमान में ऐसे यहां पे हमारे पास सैटेलाइट होता है, तो इसका जो सिग्नल निकलता है वो सैटेलाइट तक पहुंचता है, फिर से सैटेलाइट उसको कैच कर लेता है और फिर से एम्पलीफाई करके इस एंटीना की तरफ भेज देता है और इस एंटीना तक फाइनली सिग्नल पहुंच जाता है।
तो यहां पे देखें ये सैटेलाइट वही काम कर रहा है जहां पे जैसा काम यहां पे ये रिपीटर कर रहा था। तो यहां पे सैटेलाइट रिपीटर का काम कर रहा है, सिग्नल कैच कर रहा है और फिर एम्पलीफाई करके भेज रहा है। नेक्स्ट थिंग इज रेंज ऑफ एंटीना। जरा समझिए आप, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक टावर है जिसकी हाइट h है और उसके टॉप पे एक एंटीना है। इस एंटीना से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या अर्थ पे हर जगह पहुंच पाएगी? क्या यहां पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि बीच में अर्थ आ गया। तो इससे निकलने वाले सिग्नल्स अर्थ पे कुछ ही दूर तक जा सकते हैं। देखें यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए दोनों साइड टेंजेंट। तो ये जो एरिया है ये बस इतने ही रीजन में ये एंटीना अपने सिग्नल्स या अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज पाएगा, इतने रीजन में। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेंज बोलते हैं, इस एंटीना की रेंज। तो यही हमें निकालना है यहां पे। तो उसके लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सिंपल सा। तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपके सेंटर पे और यहां से भी। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें आप देखें पाइथागोरस थ्योरम से वी कैन राइट डी स्क्वायर विल बी आर ई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर विल गेट 2 आर ई एच प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एच 2 आर ई प्लस एच। अब क्या है कि ये जो एच है वो तो टावर की हाइट है और आर ई अर्थ का रेडियस है, तो क्लियरली ये जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा आर ई के कंपैरिजन में। तो फ्रॉम हियर विल गेट d equals to square root of 2 re into h. So this is equation for the range of a antenna on a tower of height h. इससे मिलती जुलती एक और सिचुएशन या एक और क्वेश्चन देखें आप। ये अर्थ की सरफेस है, ये एक एंटीना है और ये एक एंटीना है, ये इनको ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि अगर मैं इस एंटीना को इधर कर दूं और इस एंटीना को इधर कर दूं तो क्या ये आपस में सिग्नल भेज पाएंगे दूसरे को? आप क्लियरली समझ रहे होंगे नहीं भेज पाएंगे। लेकिन मैं अगर इसको इधर भेज दूं और इसको भी इधर भेज दूं, दोनों को पास ला दूं, तो क्या वो आपस में सिग्नल भेज पाएंगे? भेज पाएंगे। मतलब ये जो सिचुएशन है ये क्रिटिकल सिचुएशन है। इससे ये और पास होते तो सिग्नल भेज पाते और इससे दूर होंगे तो सिग्नल नहीं भेज पाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये d, दिस इज एक्चुअली दी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनास टू कम्युनिकेट। तो ये डिस्टेंस आप समझ रहे हैं क्या है, ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इस टावर का हाइट h1 है और इस टावर का हाइट h2 है तो d निकालने के लिए आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, यहां से यहां तक d1 और यहां से यहां तक d2। ध्यान दें आप d1 को हम लिख सकते हैं √2 re h1। देखिए यहां वाला रिजल्ट यूज किया मैंने। अब देखिए मैंने एंटीना से एक टेंजेंट ही तो ड्रॉ किया था अर्थ पे, एंटीना से टेंजेंट ड्रॉ किया था अर्थ पे, तो उसकी लेंथ आई थी। यहां पे भी ये जो लाइन है वो एंटीना से अर्थ तक टेंजेंट है। वैसे ये जो लाइन है d2 वाली वो भी एंटीना से अर्थ तक टेंजेंट है। तो ये d2 भी कितना आ जाएगा √2 re h2। तो जो d है टोटल दैट इज d1 प्लस d2। तो क्लियरली आप समझ गए दैट इज √2 re h1 प्लस √2 re h2। So this is a maximum distance between two antennas जिसपे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। डाइपोल एंटीना, एंटीना एक्चुअली डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। उसमें जो सबसे बेसिक और सिंपल टाइप का एंटीना होता है दैट इज डाइपोल एंटीना। इनफैक्ट डाइपोल एंटीना भी कई तरीके का होता है, लेकिन यहां पे हम सबसे बेसिक टाइप का, सबसे कॉमन टाइप का डाइपोल एंटीना देखने वाले हैं। तो देखने में कुछ ऐसा दिखता है। ये जो रॉड आपको दिख रही है ये इसका मेन पार्ट माना जा सकता है, इसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल के फैलती हैं हर डायरेक्शन में। जैसे आप सपोज करें इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं उनकी अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो ये जो रॉड की लेंथ होती है ये λ/2 के बराबर होती है। मोड्स ऑफ प्रोपागेशन, इसको ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एंटीना जो भेजता है वो कैसे कैसे भेजता है। तीन तरीके होते हैं बेसिकली, ग्राउंड वेव जिसको सरफेस वेव बोलते हैं, स्काई वेव जिसको शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, या फिर स्पेस वेव। पहले हम इन दोनों को देखेंगे क्योंकि ये समझना थोड़े आसान है। तो सपोज करिए अर्थ की सरफेस है और दो एंटीनाज यहां हैं, काफी दूर है,
इसलिए वो डायरेक्टली सिग्नल नहीं भेज पा रहे। तो यहां पे क्या होता है, अर्थ का जो एटमोस्फेयर है उसमें आयोनोस्फेयर नाम की एक लेयर होती है। ये बड़ी काम की लेयर होती है। इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इससे पास हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इससे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इससे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ पास हो जाते हैं। तो सपोज करें इस एंटीना से ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है जो आयोनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होगी। तो आप देखिए वो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, आयोनोस्फेयर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होके इस एंटीना तक पहुंच जाएगी, लाइक दिस। तो ये जो तरीका है दो एंटीना के बात करने का आयोनोस्फेयर के रिफ्लेक्शन के द्वारा, इसको हम बोलते हैं स्काई वेव। स्काई वेव। अब जैसे मान लो ऐसा कुछ होता है यहाँ पे कि एक सैटेलाइट होता है यहाँ पे ऊपर, सैटेलाइट। अब इस एंटीना से ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती जो आयोनोस्फेयर से पास हो जाए। तो पास हो जाए तो वो सैटेलाइट तक पहुंच जाती, फिर सैटेलाइट उस वेव को वापस इस एंटीना की तरफ भेज देती। तो ये जो तरीका हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर करने का एक एंटीना से दूसरे एंटीना, इसको हम बोलते हैं स्पेस वेव। स्पेस वेव। जैसे एक और सिचुएशन देखें, सपोज करें यहीं पे एक और दूसरा एंटीना होता, इस एंटीना से इस एंटीना तक सिग्नल भेजना होता। तो क्योंकि ये दोनों एंटीना बहुत पास है तो यहां तो डायरेक्ट ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजी जा सकती थी। इसको भी हम बोलते हैं स्पेस वेव। तो आप डिफरेंस समझें स्काई वेव में और स्पेस वेव में। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी जा रही है एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक यूजिंग रिफ्लेक्शन थ्रू आयोनोस्फेयर, तो उसको बोलते हैं स्काई वेव। लेकिन अगर हम डायरेक्ट भेज रहे हैं, मतलब आयोनोस्फेयर के रिफ्लेक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे इसमें या फिर इसमें भी, इन दोनों केस में आयोनोस्फेयर के रिफ्लेक्शन का यूज नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पेस वेव। थोड़ा ही डिफरेंस होता है दोनों में। ये जो स्पेस वेव है इसका एक और नाम है, दैट इज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। इसको ऐसा क्यों बोलते होंगे आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जैसे देखें यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। कई बार शॉर्ट में सिर्फ LOS भी बोल देते हैं, L फॉर लाइन, O फॉर ऑफ, S फॉर साइट। अब ग्राउंड वेव की बात करते हैं थोड़ा सा। ग्राउंड वेव जो है या सरफेस वेव थोड़ा अजीब सा होता है। अजीब आपको इसलिए भी ज्यादा लगेगा क्योंकि अब ये यूज नहीं होता है, बहुत पुराने जमाने में ही यूज होता था। तो सपोज करो ये एक एंटीना है और एक और एंटीना है यहां पे। तो ग्राउंड वेव में जो एंटीनाज होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, ग्राउंड के बहुत क्लोज होते हैं। तो ये वाला भी ग्राउंड के बहुत क्लोज ही है, आप सोचे। दो एंटीनाज है ग्राउंड के बहुत क्लोज। तो अब क्या होता है कि ये एंटीना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालता है वो अर्थ सरफेस से होकर ट्रैवल करके इस एंटीना तक पहुंचती है, अर्थ सरफेस से ट्रैवल होते हुए। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड वेव। तो थोड़ा अजीब से आप देख सकते हैं, ये जो ग्राउंड वेव है उसको लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है। लो फ्रीक्वेंसी अप टू से 1.5 मेगाहर्ट्ज। मतलब आपको अगर कोई साइन वेव भेजनी है इतने मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की, तो ग्राउंड वेव का यूज किया जा सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज नहीं करते ग्राउंड वेव का। उसका रीजन ये होता है कि अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी भेजेंगे ग्राउंड वेव से तो बहुत ज्यादा एटेन्यूएट हो जाती है। लो फ्रीक्वेंसी उतनी एटेन्यूएट नहीं होती है ग्राउंड वेव से। तो फाइनली लो फ्रीक्वेंसी के लिए ही ग्राउंड वेव यूज होता है, और रीजन है कि हाई एटेन्यूएशन फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। स्काई वेव पे आते हैं। स्काई वेव का यूज किया जाता है अराउंड 1.5 मेगाहर्ट्ज से लेके अराउंड 30-40 मेगाहर्ट्ज तक। मतलब आपको कोई साइन वेव भेजनी है या कोई मैसेज भेजना है इस फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो हम स्काई वेव का यूज करते हैं। रीजन आप समझ ही रहे होंगे। स्काई वेव में आयोनोस्फेयर के रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। तो आयोनोस्फेयर की ये प्रॉपर्टी होती है, यही लिख देता हूं। आयोनोस्फेयर की ये प्रॉपर्टी होती है कि इस फ्रीक्वेंसी की सिग्नल को वो रिफ्लेक्ट करता है, और अगर इससे अलग फ्रीक्वेंसी हुई तो आयोनोस्फेयर उसको क्या कर देता है, पास। इसलिए स्काई वेव जो है वो तो बहुत क्लियरली बस इसी रेंज में यूज की जा सकती है। और स्पेस वेव के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे कि इसको आप 30-40 से
30-40 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज करते हैं। स्काई वेव से रिलेटेड कुछ और बात देखते हैं हम। तो मैंने आपको बताया कि स्काई वेव में आयोनोस्फीयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो आयोनोस्फीयर से पास हो जाती हैं, और जैसा हमने देखा कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो आयोनोस्फीयर से क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है स्काई वेव में। तो यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय एफसी। तो अब क्या होता है कि अगर जो वेव्स यहां पे आ रही है उनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हुई, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एक नंबर होता है, तो जो वेव्स आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अगर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है आयोनोस्फीयर द्वारा, और अगर उनकी फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, मतलब जो वेव्स आई उनकी फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुई, तो वो क्या हो जाता है, पास हो जाती है। दूसरी बात यहां पे ये है कि ये जो प्रॉपर्टी आती है आयोनोस्फीयर में, उसका एक्चुअली में डीप लेवल में हम देखें तो रीजन ये होता है कि आयोनोस्फीयर में बहुत सारे आयंस होते हैं, आयंस होते हैं पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज, उनके कारण ही उसमें ऐसी प्रॉपर्टी आती है एक्चुअली में। और इनफैक्ट इसीलिए इसका नाम भी होता है आयोनोस्फीयर, आयन 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 प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो क्या होता है कि ये जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है ये इस बात पर डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि इसमें कितने आयंस हैं। तो ऐसा होता है कि ये जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है कि दिस इज इक्वल टू 9 into root of n, where n equals to electron density in ionosphere। तो इसका मतलब आयोनोस्फीयर में अगर ज्यादा आयंस होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, अदरवाइज कम होगी।